Hello friends. So today we are going to start a new topic. बराबर 11th साइंस के अंदर बेटा आपका सबसे पहला चैप्टर है मूल कंसेप्ट, फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर आता है पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पहले। बराबर पीरियोडिक टेबल जो है 11th-12th साइंस के अंदर बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो कहाँ से और किस तरह से पढ़ी जा सकती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप पहले मेरी बात सुनिए। बराबर है। तो केमिस्ट्री जो है बेटा 11th-12th के अंदर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे स्टार्ट होती है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करनी है तो यू स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। वैसे ही अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बराबर चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। बराबर ये चैप्टर बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। पार्ट 1 पीरियोडिक टेबल, सेकंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। बराबर तो आई होप आप हर रोज का लेक्चर हर रोज देखेंगे और अच्छे से उसको लर्न करेंगे। बराबर चलो बेसिकली एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। तो बेटा इनिशियली जब 18th सेंचुरी थी यानी 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट्स वहां पर थे। कितने? 65 साल बाद जो वो हो गए 63 एलिमेंट्स। और आज के डेट में अगर 2020 में आप देखो बराबर है तो विद कोरोना इफेक्ट वो हमारे पास है टोटल 108 एलिमेंट्स। बराबर तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ हिस्ट्री है, कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं शॉर्ट में निपटा दूंगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे अप्रोच किया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि मान लो कि आपके ये 10th में से 11th में आ गए। बराबर है सब लोगों ने बोला कि आप कॉमर्स ले लो या तो साइंस ले लो या तो आर्ट्स ले लो। अब आपने डिसाइड किया कि आपने साइंस लेना है। साइंस ले तो लिया हुआ है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि 10th तक का जो आपका है उसमें क्या था कि आपको मेहनत करनी पड़ती जनरल साइंस में। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत हर रोज की हर रोज होनी चाहिए। बराबर अब मान लो कि आप जैसे ही 10th में से 11th साइंस में आए तो आपको ये पता चलने लगा कि अब तक जो हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आप क्या पढ़ोगे तो बेसिकली आप जूलॉजी के बारे में पढ़ोगे। बराबर है तो बायोलॉजी की भी अपने अपने टाइप है। बराबर जूलॉजी है, एनाटॉमी है। बराबर है और थोड़ा सा उसके अंदर प्लांट्स जो है प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ते हो आप लोग। सो लाइक दैट केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ते हो। लेकिन अब वैरायटी जो है उसमें मान लो कि आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले ली। बराबर है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। बराबर उसका पार्ट 1 पार्ट 2 और आपने कुछ नोटबुक्स ले ली। बराबर अब आप उसको अरेंज करना है तो आप अपने सेल्फ के अंदर अरेंज कर दोगे कि चलो केमिस्ट्री की बुक्स आ गई, फिजिक्स और मैथ्स बायो की बुक्स आ गई। अब आप मान लो कि आपका कोई जो भाई बहन है या तो फ्रेंड सर्कल में किसी ने 12th पास आउट किया हुआ है और उसके 90% स्कोर आ चुके हैं तो आप बोलो कि भाई तुम कौन सा मटेरियल प्रोवाइड आप यूज करते थे जो मैं अभी यूज करूंगा तो मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके हिसाब से उसने बोला कि ये मेरा मटेरियल है तू यूज कर। अब उसके अंदर कॉम्पिटिटिव मटेरियल हो सकता है, उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। तो आपने क्या कर दिया सारा का सारा मटेरियल एक जगह पर रख दिया। बराबर जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आप क्या स्टार्ट करोगे कि ला उसमें कौन कौन सा है ये देखे वो देखे तो सब उसका मिक्सअप है। इसका मतलब कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। जब आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी यू कैन फटाफट कि भाई चलो आज फिजिक्स का लेक्चर है, आज केमिस्ट्री का लेक्चर है, ऐसा। तो इनिशियली 31 एलिमेंट्स थे। तब तक एलिमेंट्स की इंडिविजुअल पढ़ाई कैसी थी, बहुत ही इजी वे में जा रही थी। मान लो कि 63 एलिमेंट्स हो गए 1865 के अंदर। एलिमेंट्स बढ़ते ही रहते हैं। बराबर है अच्छा आज 118 एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल पूरा भर चुका है। तो अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो सोचो कि हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल पढ़ाई और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई करते तो केमिस्ट्री कोई लेता ही नहीं, पागल हो जाता। बराबर है और वैसे भी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर लोगों को थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री के टच में नहीं रहोगे ना तो ये टफ लगेगा। बराबर है
आपको इसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, इसकी टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो यही बात है कि आपके पास जंबल मटेरियल आ गया तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बाइफरकेट करना है कि चलो ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है कि बायो का है। इस तरह से धीरे धीरे आप बाइफरकेट करोगे तो पढ़ाई इजी हो जाएगी। इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी क्या किया था, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनने लगे उस तरह के उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप बना दिया बेटा, बराबर। तो क्या हुआ कि चलो ये एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। मान लो कि मैं आपको अगर बात करूं कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, तो ग्रुप 1 के अंदर देखो तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम ऐसे आते हैं एलिमेंट्स, बराबर। तो उसके अंदर आप देखो तो NaCl और KCl अगर देख लो तो उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। वो कैसे कैसे जनरल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको ना सिमिलर ग्रुप में रखा हुआ है। ये नॉलेज को लेकर हुए हम लोग आगे बढ़ते कि पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बराबर है। तो पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट है या तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि सिंप्लिसिटी, केमिस्ट्री सिंपल तरीके से पढ़ा जाए, बराबर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन जो है नोट्स लिखे हुए, क्योंकि हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ नोट्स लिख रहा हूँ पहले से लिखे हुए, आपको सिर्फ उसमें से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये नोट्स अपनी कॉपी में लिखने। टेबल विच क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, जहां पर जब कभी भी पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था तो जैसे उन्होंने क्या किया कि नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर। मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो है वो ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं। आप नई स्कूल में जैसे ही जाओगे 11th के अंदर तो क्या होता है मालूम है, पहले सब नए नए जो क्लासेस बनते हैं उसके अंदर बेटा आप लोग ऐसा चाहते हो कि मेरे फ्रेंड्स मेरे क्लास में आ जाएं, बराबर है। चलो उसके बाद जैसे ही क्लास हो गया, मान लो कि आपके 2 क्लास हो गए E1, E2, E3, तो क्या करोगे आप उसके अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करोगे। लेकिन अगर बाई चांस उसने ग्रुप ही चेंज कर दिया हो तो कोई साथ में रहने का वो बनता ही नहीं है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अगर किसी ए ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो साथ में आ जाते हैं तो क्लास में जैसे ही जाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, जैसे ही अपने जैसे और सिमिलर नेचर वाले जो बच्चे होते हैं बेटा, वो ध्यान से आप ऑब्जर्व करना, वो सब एक जगह हो जाते हैं, यानी आजू बाजू में बैठ जाते हैं, आगे पीछे बैठ जाते हैं। इसी तरह से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया, उसी को कह दिया पीरियोडिक टेबल। क्लियर है बेटा। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अंदर एटम्स डाले हुए हैं, लेकिन डॉबरेनिट्राइट जो है सबसे पहला साइंटिस्ट था, जिसने एक जर्मन केमिस्ट था, बराबर, उसने सबसे पहले क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर उन्होंने अरेंज किया था और उसकी प्रॉपर्टी को मैच किया था। चलिए हम लोग समझते हैं। तो लॉ ऑफ ट्राइड या तो डॉबरेनिट्राइट्स लॉ भी इसको कहते हैं, बराबर है। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। डॉबरेनिट्राइड के अंदर स्टेटमेंट बाद में रट्टा मारना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो मैं एक ट्राइड बना रहा हूं, ट्राइड नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बराबर, ये है एलिमेंट्स, बराबर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक वेट्स। तो लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का होता है 39, बराबर। अब मान लो बेटा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सेकंड एलिमेंट के ऊपर ऑब्जर्व कीजिए जरा। तो जब डॉबरेनियन ने ऐसा देखा ये 3 एलिमेंट को साथ में रखते हुए, तो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट या तो एटॉमिक मास था, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। आप देख सकते हैं कि 23 जो है, बराबर, ये मैं E1, E2, E3 कह दूं, इसको एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, बराबर। इसके मास को M1, M2, M3 कह दूं, तो मुझे अगर M2 कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M1 प्लस M3 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब ये है कि पुट द वैल्यूज, M1 यानी 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2, यानी कितना मिलेगा बेटा 23। आ गया कि नहीं बीच वाला? चलो ठीक है। इसी के ऊपर से स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एटॉमिक वेट, मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2।
यानी कि मिडल एलिमेंट जो है वो उसका एटॉमिक मास है, दैट इज बेसिकली अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बराबर है। तो ये ट्रायड नंबर 1 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग ट्रायड नंबर 2 के बारे में पढ़े तो ट्रायड 2 जो है वो 3 एलिमेंट जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 एलिमेंट। और पहले आप इतना लिख लीजिए कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बराबर है। फिर ट्रायड नंबर 2 में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लीजिए बेटा। क्लोरीन का आपको खुद को मालूम है 35.5 है। आयोडीन का कितना है बताइए मुझे, आयोडीन का कितना लिखेंगे हम लोग, 127 होता है, 127। ब्रोमीन का वैसे तो 80 है। अगर आप इसके अंदर भी यही लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 80 तो है, लेकिन हर बार एरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आती है। इसका मतलब है, चलो आप देख लेते हैं कि 127 हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर 35.5 ऐड कर दो, 0.5 172 आ रहा है। और इसका अगर मैं हाफ कर दूं, 172.5 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कुछ तुम्हारी वैल्यू जो है बेटा वो, हाँ, तो इसका मतलब है कि 81.25 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर 80 है तो इसका मतलब ये क्या, इसके नजदीक है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेट द अरिथमेटिक मीन। क्या लिखा हुआ है बेटा, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, बराबर। वो जरा ध्यान से कीजिए। ये ट्रायड नंबर 2 हुआ। ट्रायड नंबर 3 जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ट्रायड नंबर 3, जिसके अंदर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा एलिमेंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो ग्रुप नंबर 2 के अगर हम लोग ले ले तो यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, बराबर है। इसके अंदर आप देखिए कैल्शियम का कितना होता है हमें मालूम है, 40 होता है। फिर आएगा यहाँ पर 88 लिख लीजिए, यहाँ पर 137। इसमें से 2 भी ट्रायड एक्सप्लेन कर दिए तो बड़ी बढ़िया बात हो जाएगी। इसका अरिथमेटिक मीन अगर आप निकाल लेंगे तो कुछ 88.5 के आसपास आएगा। तो ट्रायड नंबर 3 हो गया, बराबर है। इसी तरह से ट्रायड नंबर 4 और 5 की थोड़ी लिस्ट बना लो, बाकी भले आप 1-2 लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट इज द वेरी इजी वे टू एक्सप्लेन, बराबर है। यहाँ पर ये जो डॉबरिन ने ट्रायड जितने बनाए थे उसके अंदर ट्रायड नंबर अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, बराबर, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बराबर। आप जितना याद कर पाओ उतनी ठीक है बात बेटा। फास्फोरस के अंदर अगर हम लोग ले ले तो फास्फोरस में हमें मालूम है ये 31 रहता है, ये 75 रहता है। एंटीमनी का कितना होगा, 120। आप अपने पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर तो 75.5 के आसपास अरिथमेटिक मीन आ रहा है, तो ये भी एक ट्रायड हो जाएगा, बराबर। लिखते रहिए साथ में। चलो फटाफट मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेता हूँ कि आप इसको अच्छे से लिख सकें। लिखते रहिए आप, फिर मैं एक नया ट्रायड आपको बना देता हूँ, FeCO और Na का। पहला ये ट्रायड 1, 2, 3, 4 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रायड नंबर 5, उसका भी लिस्ट बनाते जाइए। ट्रायड नंबर 5 बना लिया होगा। ट्रायड नंबर 6 पे फोकस कीजिए। सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम है। इसका मीन निकालिए, अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है बेटा, आप देख लीजिए कितना आ रहा है जरा। इसका अरिथमेटिक मीन इतना आएगा, बराबर। तो आप कोई भी 2-3 ट्रायल लेकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिमिलर है, नियरली सेम। यहाँ पर मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नियरली सेम। चलो क्लियर है, लिखते जाइए। ये लिखने के बाद आप उसकी लिमिटेशंस लिख लीजिए कि लिमिटेशंस में क्या है कि ट्रायड बनाते तो गया, लेकिन ट्रायड सारे के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ट्रायड काम में नहीं आए।
ऑल द नोन एलिमेंट जो है दे आर नॉट फिक्स, बराबर। इसकी लिमिटेशंस क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिटेशंस के अंदर लिखेंगे ऑल द नोन एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स। इसकी हेल्प से सारे के सारे एलिमेंट फिक्स नहीं हो पाए, बराबर। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज इन द ट्रायड, ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर कुड नॉट अरेंज इन ट्रायड। फिर मैं फिर से बता देता हूं, इसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है। मिडल एलिमेंट जो होता है बराबर है उसका एटॉमिक मास अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड होता है, कई बार नियरली सेम रहता है, ये भी एक चीज है। दूसरी बात कि इसकी लिमिटेशन में क्या लिख सकते हैं, ऑल द नोन एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स, या तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज इन द ट्रैक्स। तो इसका जो ड्रॉबैक है उसको इंप्रूव करते हुए नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक टेलोरिक हेलिक्स भी आ जाएगा, लेकिन बेसिकली जो मेन इसके बाद लॉ ऑफ ट्रायड जो था उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए एक आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायड्स लॉ, लॉ ऑफ ऑक्टेव और लोथरमेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, बराबर है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां से मेंडेलियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इतना लिख लीजिए। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा बेटा कि सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था लॉ ऑफ ट्रायड डॉब्रेनियर, बराबर। डॉब्रेनियर की जो लिमिटेशंस थे, आफ्टर दैट हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट थियरी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बराबर। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर क्या कहना चाहते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट था, बराबर, उसने सबसे पहले आप देखिए कि 1864 में ये लॉ दिया हुआ था, बराबर। इसका पूरा नाम था बेटा जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड, बराबर। सुरेश रैना नहीं, मतलब अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड, और न्यूलैंड का मतलब नई जमीन भी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर है इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इनिशियली हमें मालूम है कि एलिमेंट्स कम थे तो उसका इंडिविजुअल जो पढ़ाई करना था वो बहुत ही इजी था। नाउअडेज द एलिमेंट्स विल बी इंक्रीजेस, तो वो धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे वन आफ्टर अनदर साइंटिस्ट किस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं अब क्या पीरियडिक टेबल के अंदर। इन्होंने जो लॉ दिया था बेटा, उन्होंने बताया था कि इफ द एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी कि एलिमेंट का अरेंज करने का ऑर्डर डॉब्रेनियर में भी वही था, यहाँ पर भी वही है, क्योंकि एटॉमिक वेट के बेसिस पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं। पहली बात, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, बराबर। तो उसको अरेंज करें। उन्होंने ये बोला कि एवरी एक एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन, यानी कि इसको केमिस्ट्री और म्यूजिक दोनों को मिक्स कर दिया हुआ है। उसको म्यूजिक से बहुत ही प्यार था, तो वो क्या करेगा, उसने अपने हिसाब से नोटेशंस, आप जानते हो कि म्यूजिक के अंदर कौन कौन से नोटेशंस आते हैं, सा रे गा मा प द नी सा। ये स्टेटमेंट जो कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहता है कि 7 साउंड ऑफ द म्यूजिकल नोटेशन, बराबर। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए जरा कि ये 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कितने नोटेशन होते हैं वहां पर, 7 नोटेशन होते हैं, बराबर। कौन कौन से होते हैं, सा रे गा मा प ध नी सा, निशा नहीं निशा, बराबर। अब यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले एलिमेंट जो है पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने लिथियम दिया हुआ है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ लिथियम, बराबर है। तो लिथियम की बेस पे देखेंगे तो लिथियम का नंबर 3 है, लिथियम आएगा 3, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए वहां पर, नियॉन। लेकिन उस टाइम पे इनर्ट गैसेस जो थे उसका इन्वेंशन हुआ नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस विल बी नॉट देयर, इसलिए इसके बाद वाला जो एलिमेंट है नियॉन के बाद आएगा वो आएगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा सोडियम। सोडियम के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, बराबर है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा फास्फोरस, फिर आएगा सल्फर और फिर आएगा क्लोरीन, बराबर है। इसके बाद अगर आप देखिएंगे सोडियम के नीचे लिखना नहीं,
पोटेशियम, वगैरह पोटेशियम आएगा और यहाँ पर कैल्शियम आएगा। यहाँ तक के उसने जो था न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा टेबल दिया था। उसका कहने का मतलब ये था कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करो तो लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सोडियम। तो लिथियम के बाद जब 8वां एलिमेंट सोडियम आता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है, तभी तो एक ग्रुप में रखे हुए हैं, बराबर। सो लुक एट दैट, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया हुआ है। If the elements are arranged in the order of their increasing atomic weights, every 8 element has a similar property as the first one, like the seventh sound of the musical notation. At that time inert gases were not known, यानी कि तब inert gases का कोई ठिकाना था नहीं, बराबर। अच्छा, ये इसकी लिमिटेशंस है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको इतना समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि लिथियम से ही आप गिनकर 8वां एलिमेंट ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो भी 8वां एलिमेंट वो ही आएगा जहां पर उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मान लो कि आपने बोरॉन से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बोरॉन के बाद 8वां एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम, तो उसकी भी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन रहेगी, ऐसा। अच्छा, इसके लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहली लिमिटेशंस ये है कि द रूल इज वैलिड अप टू द कैल्शियम ओनली, कैल्शियम तक ही इसका रूल जो है एप्लीकेबल रहा, बाकी सारे उसके म्यूजिक के तार जो है छिड़ने लगे, बराबर। यानी कि इसके बाद वाले एलिमेंट जो थे उसके लिए ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाया, ऐसा। और इस रीजन से भी हुआ कि जब आप सुनो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, मान लो कि जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई होगी तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन। अब नियॉन आ गया, बराबर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वां एलिमेंट नहीं, उसका स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वन लाइक सेवंथ साउंड, इसका मतलब इसने स्टेटमेंट कौन सा दिया था कि एवरी 8 एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देखो कि आफ्टर नियॉन ये जो है वो कोई 8वां एलिमेंट नहीं लेकिन 9th एलिमेंट आ जाता है, इसलिए ये लिमिटेशन है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, फर्स्ट एंड 9th एलिमेंट्स हैव सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ द 8 एलिमेंट, बराबर। जब कभी भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसका स्टेटमेंट है, किसने ढूंढा, एंड दिस आर द लिमिटेशंस। तो इस तरह से टेबल बनाकर आप वहां पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्लियर। दूसरी इसने एक ये इंपॉर्टेंट बात बताई कि पीरियोडिसिटी, एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर उन्होंने, पीरियोडिसिटी की बात कर रहे थे। तो मैं आपको वो बता दूं कि पीरियोडिसिटी जो होती है इसका सिंपल सा मतलब क्या रहता है बेटा, कि रिपीटेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी एक इंटरवल के बाद आफ्टर, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि 8वां एलिमेंट जो है उसका पहले एलिमेंट के साथ, तो लिथियम और सोडियम के अंदर आप देखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीटेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। गॉट इट। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्लियर है। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज भी रहता है, तो ग्रेजुअल चेंज आता है। लिथियम और पोटेशियम, NaCl और KCl दोनों के अंदर जो उसका एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, Na+1 K+1, तो हुआ कि नहीं सिमिलरिटीज, इस तरह से। तो ये जो है पीरियोडिसिटी का मतलब यही रहता है कि उसकी रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल, बराबर है, या तो ग्रेजुअल इंक्रीज भी बोल सकते हैं। सो दैट्स हाउ द टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। टेलोरिक हेलिक्स लिखा हुआ है, उसने भी अपने हिसाब से एलिमेंट को एक सिलेंडर के ऊपर अरेंज किया था, 16 इक्विडिस्टेंस लाइन बनाई हुई है 45 के एंगल पे, कुछ एलिमेंट्स है, लेकिन वो इतना अटेंशन में इसलिए नहीं आया कि उसका जो वेट था वो प्रॉपर नहीं था, बराबर। तो इसलिए कुछ जगह पर आपको ये भी दिखेगा। चलो, उसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर जो है उसने किसके बेसिस पे काम किया, आप देखिए मैंने लोथर मेयर का एक कर्व बनाया हुआ है जिसके ऊपर से हम लोग कुछ पॉइंट्स डिराइव करेंगे, बराबर है। चलो, तो अभी यहाँ पर हम लोग आगे देख रहे हैं
लोथर मेयर ने बेटा, वो साइंटिस्ट था जर्मन का, जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक प्लॉट किया था ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, बराबर है। अब ये जो ग्राफ है वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ग्राफ के हिसाब से जो पॉइंट्स डिराइव किए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि लोथर मेयर जो था उसने भी क्या यूज किया था, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसने ऐसा बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन कर्व में एक जैसी होगी। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के एलिमेंट है, बराबर है। हाइड्रोजन का तो आज भी हम डिबेट चल रहा है कि हाइड्रोजन को प्लेस कहाँ पर करें, ग्रुप 1 में करें कि 17 में करें, तो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाइड्रोजन को फिलहाल हमें कुछ छेड़ना नहीं है। तो पिक पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई, यहाँ पर पॉइंट 1 लिखिए, या तो यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं, बराबर। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई पिक पोजीशन, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। चलो इसके जो पॉइंट्स है बेटा वो डिराइव करते चलिए फटाफट, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, बराबर है। दूसरी बात है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, तो ये जो नीचे लाइन आ रही है, नीचे जो लाइन आ रही है वहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, यानी कि ये जो सारे के सारे डिसेंडिंग पोजीशन है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, सेकंड पॉइंट लिखिए वहां पर, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एक्सेट्रा, ये सारे के सारे, बराबर। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन, बराबर, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, बराबर है। साथ में पॉइंट्स लिखते रहिए, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे। चलो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन कर्व ऊपर जा रहा है तो क्लोरीन है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो ये एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन भी करेंगे कि मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग ऊपर है ना, ascending पोजीशन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कौन कौन से, क्लोरीन है, ब्रैकेट में लिख लिए, ब्रोमीन है, ये वाले पोजीशन ऑन द कर्व, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। इतना लिख लो, फिर आगे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको। लोथर मेयर कर्व जो है, लोथर मेयर एक इतना इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, यानी उसका इन्वेंशन और मेंडलीव का इन्वेंशन पैरेलल चल रहा था। मेंडलीव अपनी तरह से काम कर रहे थे, लोथर मेयर अपनी तरह से काम करेंगे, इसके बाद मेंडलीव भी आएगा। लेकिन हुआ था कि रिसर्च पेपर बेटा मेंडलीव जो था साइंटिस्ट उनका सबमिट हो गया, बाकी इन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत की थी और वो ही बेस लेकर ये भी आगे बढ़े थे। मेंडलीव जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मेंडलीव पीरियड टेबल। आगे आप देखिए कि मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम, metalloids occupying at the bottom position,
मेटल लिस्ट जो है बेटा बॉटम पोजीशन पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेटल लिस्ट के अंदर बेरियम है, मैग्नीशियम, तो ठीक है वो तो आगे अल्कली अर्थ मेटल्स, लेकिन बोरॉन सिलिकॉन देखो, तो बोरॉन सिलिकॉन, आप देखो सिलिकॉन है यहाँ पर, आर्सेनिक है, ये सारे है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई सिलिकॉन बराबर है बोरॉन जो है वो आप लिख सकते हैं वहां पर, और आप लिख सकते हैं आर्सेनिक, टेलुरियम, आर्सेनिक लिख सकते हैं, टेलुरियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कौन सी पोजीशन को वहां पर बॉटम पोजीशन को गेन करेंगे। तो इसका जो है ना इतना प्रिसाइज नहीं था, क्या प्रिसाइज नहीं था। अब मान लो बेटा कि यहाँ पर कैल्शियम भी है, यहाँ सिलिकॉन है, नीचे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन जो है दोनों आप बोलोगे कि भाई ये कहाँ पर ठीक ऊपर जा रहा है, वहां पर है एसेनिक पोजीशन है, तो एसेनिक पोजीशन पे दो आ गए ना, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, नीचे कोई यहाँ पर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। मान लो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे कोई ग्राफ है, जिस ग्राफ के अंदर ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कितना ऊपर कितना नीचे, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के अंदर तुम इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं है। मान लो कि एबीसी जो है तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है जो एसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसके ऊपर एक कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वहां पर है, तो ये तीन तो एक ग्रुप में आप रख दोगे, लेकिन नया कहाँ पर रखोगे, वो दूसरे ग्रुप में होगा, थोड़ा सा उसके ऊपर होगा, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाएगी तो हम लोग एक्चुअली नहीं बता पाते कर्व के ऊपर से कि भी कितना हम लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो था अटेम्प्ट अच्छा था बराबर है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर हम लोग उसमें लिखेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया, लिखो ही प्रपोज दैट, यहाँ पर लिखो एक पॉइंट, ही प्रपोज दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ही प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the physical properties of elements, physical property, he proposed that the physical properties of the elements are a periodic function, are a periodic function, are the periodic function of their atomic weights, are the periodic function of their atomic weights। इसका मतलब क्या बराबर, ये जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज होता चला जाएगा उसकी जो सिमिलरिटीज है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है बराबर है, उसके बेसिस पे चेंज होगी। आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो चेंज आना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर या केमिकल में, उसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एंड इट बिकेम द बेस ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, एंड इट बिकेम द base of Mendeleev's periodic table। ये क्या बन गया, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का, मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल का बेस बन गया बराबर। यानी मेंडेलीव ने इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल दिया कहीं ना कहीं से तो होगा ना, आगे का जो ड्रॉबैक होगा उसको कन्वर्ट करते हुए मेंडेलीव आगे बढ़े होंगे बराबर। सबसे पहले लॉब्रेनियर के बाद टेलुरिक का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर था, EEB, डी कैन कॉर्टियस नाम के साइंटिस्ट है, लेकिन काम बहुत ही छोटा था तो इतना अटेंशन नहीं हुआ। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड, ऑक्टेव लॉ जिसने दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद कौन आया, लोथर मेयर और मेंडेलीव का काम पैरेलल चल रहा था। तो आप इतना कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग मेंडेलीव के बारे में डिस्कशन करते हैं।